नमस्कार। मैं हेमंत पाराशर आपके अपने एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने और आपने पादप पोषक तत्वों के बारे में सीखने का प्रयास किया था। आज आप और हम एग्रीकल्चर 12th फसल उत्पादन के चैप्टर 3 खाद के विषय में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, खाद एवं उर्वरकों को परिभाषित कीजिए। क्या जानते हो आप खाद और उर्वरकों के विषय में? तो सबसे पहले हम खाद को देखते हैं। पानी को छोड़कर वे सभी पदार्थ या वे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों को दिए जाते हैं। अब ये हम जानते हैं कि किस लिए दिए जाते हैं, काय के लिए दिए जाते हैं। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। यही खाद कहलाते हैं। खाद में पोषक तत्वों का भंडार रहता है। वे सभी पोषक तत्व लगभग खाद में पाए जाते हैं जिनकी ज़रूरत पौधों को पड़ती है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और इनमें लगभग 17 ही पाए जाते हैं। खाद आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। ये जैविक होते हैं, कार्बनिक होते हैं। इनमें कार्बन पदार्थ की मुख्य भूमिका रहती है, या हम कहें इनमें कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है। अगला है उर्वरक। वे रासायनिक खादें जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं। गोबर की खाद को हम रासायनिक खाद नहीं कह सकते। वे खादें जो फार्म पर तैयार होती हैं उन्हें हम खाद कहते हैं, और वे खादें जो कारखानों में तैयार होती हैं, केमिकल की सहायता से तैयार होती हैं, उन्हें हम रासायनिक खादें या उर्वरक कह सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से 2 या 3 पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। मृदा में आवश्यकता अनुसार मिलाए जाते हैं। इन्हें डालने की भी एक लिमिट होती है। इन्हें हम अधिक मात्रा में उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन खाद का उपयोग हम कितने भी मात्रा में कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। दूसरा, इनमें 2 या 3 तत्व ही पाए जाते हैं। जैसा कि आपने यूरिया ग्रेड देखा होगा, उसमें पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन तीनों ही पाए जाते हैं। DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 2 ही पाए जाते हैं। तो उर्वरकों में केवल 2 या 3 पोषक तत्व ही पाए जाते हैं, जैसा कि आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। अगला देखें हम, खेतों में खाद देने के उद्देश्य। जब भी हम उद्देश्य की भाषा लिखते हैं तो उद्देश्य की भाषा लिखने से पहले हमको एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उद्देश्य की भाषा हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमका हो जाए, अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अभी हम खेतों में खाद डाल रहे हैं, अभी हमने डाला नहीं है। तो हमारा उद्देश्य इस टाइप से लिखा जाता है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये भाषा हमारे उद्देश्य के लिए मुख्य रहती है। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि खेतों की जल को धारण करने की क्षमता बढ़ जाए। अभी बढ़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम खाद डाल रहे हैं। जब हम खेतों में खाद डाल चुके होंगे तब हमारे खेत की जल के धारण करने की क्षमता बढ़ चुकी होगी। तो पहला होगा, खेतों की जल धारण क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि गोबर की खाद का रंग गहरा होता है। गहरा रंग का गोबर जब आपकी मिट्टी में जाएगा तो मिट्टी के ताप को सहन करने की क्षमता को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। जब मिट्टी ज़्यादा गर्म होगी तो उसकी पानी को सोखने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त बनी रहती है। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि खाद में लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसे डालने से मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा भी काफ़ी हद तक बनी रहेगी। खेतों में लाभदायक जीवाणु सुरक्षित रहते हैं। खेतों में हमारे में कई लाभदायक जीवाणु रहते हैं, जैसे कि केंचुआ है, राइजोबियम है, एजोला है, एजोस्पोरेला है, और भी कई जीवाणु हैं। ये जीवाणु गोबर की खाद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और जब इन्हें गोबर से भोजन मिलता है तो उनकी क्रियाशीलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि इसके विपरीत यदि हम रासायनिक खाद, जो लाभदायक जीव खेत में पल रहे होते हैं, वो जीव भी मरने लगते हैं। तो ये जीवों के लिए भी लाभदायक होता है। वातावरण शुद्ध बना रहता है।
रासायनिक खाद हमारे वातावरण को दूषित करते हैं, प्रतिदिन दूषित करते जाते हैं, लेकिन जैविक खादें हमारे वातावरण को दूषित नहीं करती। हम क्यों डाल रहे हैं? ताकि हमारा वातावरण सुरक्षित रहे। अभी सुरक्षित नहीं है, क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो सुरक्षित रहे, इसीलिए डाल रहे हैं। फसलों की उपज बढ़ जाए, अभी बढ़ी नहीं है, अभी हम डाल रहे हैं। जब हम उसमें उपयोग कर लेंगे तो हमारे खेत की उपज अपने आप बढ़ जाएगी, मृदा कणों की संरचना में सुधार हो जाएगा। जब हम गोबर की खाद मृदा में डालते हैं तो वो गोबर मृदा के कणों से चिपक जाता है और चिपक के मृदा कणों की जो संरचना होती है उसके आकार को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। मृदा में उचित वायु संचार हो जाए। आपने देखा होगा कि गोबर की खाद फुसफुसी होती है, उसमें वायु की मात्रा ज़्यादा होती है। जब वही गोबर आपकी मिट्टी में जाएगा तो वो मिट्टी की वायु की संचार क्षमता जो है उसको काफ़ी हद तक बढ़ा देगा, क्योंकि गोबर के मिलने से मिट्टी और ज़्यादा फुसफुसी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि आज से 30 साल या 50 साल पहले मिट्टी के सूखे डेले को गांव का कोई भी बच्चा हाथ से फोड़ देता था, लेकिन आज मिट्टी के सूखे डेलों को फोड़ने के लिए हमें पत्थर का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी में लचीलापन बिल्कुल भी नहीं रहा है। मिट्टी हमारी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो ये क्या करता है? मृदा की वायु संचार को बढ़ा देता है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। गड्ढों में खाद तैयार करने से लाभ। आपने इस टाइप के गड्ढे अपने गांव में देखे होंगे। ये गड्ढे गांव-गांव में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। इन गड्ढों में गोबर की खाद को परत बाई परत तैयार किया जाता है और इन गड्ढों पर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाता है और इनमें गोबर की खाद परतों में ही तैयार की जाती है। ये बॉक्स जालीदार ईंटों का बना हुआ होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे इसमें हवा पास होती रहती है। तो पहला है, गड्ढों में वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके खाद बनाने से निम्न लाभ हैं। इस संरचना को हम नाडेप संरचना भी कहते हैं। उपज में 10 से 11% की वृद्धि होती है। यदि इस गोबर की खाद को हम अपनी फसलों में डालते हैं तो हमारी उपज में लगभग 10 से 11% की वृद्धि होना स्वाभाविक है। उपज में वृद्धि होती है, उपज बढ़ जाती है, मृदा में स्थायित्व तो बढ़ता है। कोई भी खाद जब हम डालते हैं तो हमारी मिट्टी में स्थायित्व तो काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम गोबर की खाद मिट्टी में उपयोग करते हैं तो हम गोबर की खाद को केवल वर्ष में एक बार उपयोग करते हैं और लगातार साल भर तक हम फसलों को उगाते जाते हैं। लेकिन वहीं यदि हम रासायनिक खादों का उपयोग करें तो रासायनिक खादों का उपयोग करने से हमें ये लॉस होता है, ये नुकसान होता है कि हमें हर फसल के लिए रासायनिक खादों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन गोबर की खाद, केंचुए की खाद, हरी खाद में ऐसा नहीं होता। इन खादों का उपयोग साल में केवल एक बार किया जाता है और लगातार आप फसल 3 बार तक ले सकते हो। इससे मृदा का स्थायित्व बढ़ता है, या हम कहें कि मृदा में पोषक तत्व लगातार स्थायी बने रहते हैं। आगे हम देखें, गोबर की खाद के विघटन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। गोबर की खाद के विघटन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि गोबर की खाद का विघटन होता क्या है। विघटन का मतलब होता है टूटना। जब हम गोबर की खाद को अपने खेतों में डालते हैं और जब तक हमारे गोबर की खाद टूटेगी नहीं, सड़ेगी नहीं, तब तक हमारे प्लांट्स को मिलेगा नहीं। सीधा सा फंडा है, जब तक गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तब तक न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलेगा नहीं। गोबर की खाद टूटने के बाद ही उससे पोषक तत्व पौधों को प्राप्त होते हैं। तो गोबर की खाद को गलाने के लिए किन किन कारकों की हमें आवश्यकता पड़ती है, उन कारकों के विषय में आज हम सीखेंगे। उचित तापक्रम, जैसा कि आप और हम जानते हैं, उचित तापक्रम पर ही जीवाणु गोबर की खाद को अच्छी तरह से तोड़ पाते हैं। कम या अधिक ताप पर जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वो भी एक जीव हैं। उनके लिए कम ताप होगा, उन्हें प्रॉब्लम आएगी। ताप बढ़ जाएगा, उनकी क्रिया धीमी पड़ जाएगी। उनके लिए भी एक उचित ताप जरूरी रहता है। जैसे कि आप और हमारे लिए भी फरवरी और मार्च का महीना सबसे बेटर रहा है, ऐसे ही
जीवाणुओं के लिए भी ना अधिक ताप अच्छा है और ना ही कम ताप अच्छा है। उनके लिए क्रियाशील होने के लिए उचित तापक्रम होना चाहिए। जल पूर्ति, गोबर में अधिक मात्रा में जल भर जाने से वायु के छिद्र बंद हो जाएंगे और गोबर अच्छी तरह से नहीं सड़ पाएगा, क्योंकि होता क्या है कि अब वायु के छिद्रों में जब जल भर जाता है तो जीवाणु उसमें अंदर तक नहीं जा पाते हैं। इसीलिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जल का उपयोग भी उचित मात्रा में ही करें, तब हमारा गोबर अच्छी तरह से खेतों के अंदर गल पाएगा। भूमि की दशा, भूमि की दशा सम होना चाहिए। अधिक अम्लीय और क्षारीय भूमि गोबर की खाद का विच्छेदन रोक देती है। जैसा कि आप जानते हो, जिस मृदा का पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यदि 7 से कम है तो वो अम्लीय है, 7 से अधिक है वो क्षारीय है। तो मृदा का जो पीएच है वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच अगर रहता है, ऐसा पीएच आपके गोबर की खाद को तोड़ने के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ अन्य फसलों को उगाने के लिए भी ये बेटर पीएच माना जाता है। वायु का संचालन, जब खाद अधिक दब जाती है तो वायु का संचालन रुक जाता है, जिससे उसके टूटने की क्रिया भी रुक जाती है। होता क्या है कि जब हम गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छी तरह से दबा देते हैं तो इससे उसके वायु के छिद्र बंद हो जाते हैं, वायु के रंध्र बंद हो जाते हैं। इससे जीवाणु उसमें अंदर तक नहीं जा पाते और वो गोबर को अंदर जाकर तोड़ भी नहीं पाते हैं और हमारा गोबर अच्छी तरह से नहीं गल पाता है और पौधों को प्राप्त भी नहीं हो पाता है। आगे अगला है उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। पहला है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। तो जैसा कि आप जानते हो, वे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहलाते हैं, जैसे यूरिया। पोटास युक्त उर्वरक, वे उर्वरक जिनमें पोटास पर्याप्त मात्रा में होती है पोटास युक्त उर्वरक कहलाते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड। फॉस्फोरस युक्त उर्वरक, वे उर्वरक जिनमें मुख्य रूप से फॉस्फोरस तत्व की अधिकता होती है फॉस्फोरस युक्त उर्वरक कहलाते हैं, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। आगे हम देखें, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। खाद क्या होता है तो ये आप अच्छे से जानते हो। खाद फार्म पर ही तैयार की जाती है, लेकिन उर्वरक कारखानों में तैयार किया जाता है। खाद हमें जीवों से प्राप्त होता है, इसलिए जैविक है, लेकिन उर्वरक केमिकल या रसायनों से तैयार किया जाता है, इसीलिए ये जैविक नहीं है, ये अजैविक होता है। खाद में लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे के लिए आवश्यक हैं, लेकिन इनमें 2 या 3 तत्व ही पाए जाते हैं, ये भी आप जानते हो। इन्हें हम कितनी भी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, जैविक है, लेकिन रसायनों का उपयोग हमें उचित मात्रा में ही करना चाहिए, इसीलिए इसकी निश्चित मात्रा ही उपयोग की जाती है। इन्हें मिलाने से खेतों में जलधारण क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाते हैं और गहरे रंग के होते हैं, इसीलिए जल्दी गर्म होने के कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोख पाते हैं। लेकिन इसके विपरीत आपने देखा होगा कि जो उर्वरक होते हैं वो गहरे रंग के थोड़े कम होते हैं, या हम कहें कि उनमें जल को धारण करने की क्षमता कम होती है, इसलिए इन्हें मिलाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, आप कभी यूरिया को अपनी मुट्ठी में बंद करके देखना, आपका हाथ गीला हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि यूरिया पानी सोखता नहीं, उल्टा पानी को छोड़ता है। जब वो पानी को छोड़ रहा है तो खेत की जल को धारण करने की क्षमता को क्यों बढ़ाएगा वो, उससे उल्टा घट जाती है। आगे हम देखें, इन्हें मिलाने से खेत में उचित ताप बना रहता है, लेकिन इन्हें मिलाने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे हम देखें, गोबर की खाद के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर 3 को फिनिश कर देंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर 4 शुरू हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से देखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।